नमस्कार। आज के शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। धार द्वारा रचनात्मक पहल कोना कक्षा का चलाई जा रही है, जो कि सार्वजनिक शिक्षा के निमित्त एक बहुत ही सराहनीय पहल है और सभी विद्यालयों में लगभग शिक्षक जो है अपने रचनात्मकता दिखाते हुए इस पर्व का आयोजन कर रहे हैं और इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हम ऐसे शिक्षकों से वार्ता करते हैं जो कि अपने उत्कृष्ट कार्यों से अपने छात्रों का भविष्य संवार रहे हैं। शैलेश मटियानी जी आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में नई कहानी आंदोलन के दौर के कहानीकार और प्रसिद्ध गद्यकार के रूप में जाने जाते थे। उनकी इन उत्कृष्ट रचनाओं के फलस्वरूप उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्तरीय पुरस्कार शैलेश मटियानी पुरस्कार जो है हर वर्ष शिक्षकों को दिया जाता है और इस वर्ष भी 18 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो आज हमारी वार्ता में शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए चयनित 2 शिक्षक सम्मिलित होंगे और हम जानेंगे उनके अनुभव, किस प्रकार उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस अचीवमेंट को हासिल किया है। तो मिलते हैं आज के मेहमानों से। आज के हमारे पहले मेहमान हैं श्री राजीव कुमार पांथरी जी, जो कि प्रधानाध्यापक हैं राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गलजवाड़ी में और हमारे कोना कक्षा कार्यक्रम के केंद्रीय सचिव भी हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, सभी को नमस्कार। सर, प्रथम आपको बहुत बहुत बधाइयां पुरस्कार के लिए चयनित होने पर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारे अगले मेहमान हैं श्री गबर सिंह बिष्ट जी, जो कि राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुसिया खान जनपद पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत हैं और सर का चयन भी शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए इस वर्ष हुआ है। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो चलिए आज तो महान शिक्षकों से हम वार्ता शुरू करते हैं। तो सर, आपका पांथरी सर, आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट, जो कि सर के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगी। सर ने 1987 में बतौर विज्ञान अध्यापक जूनियर हाई स्कूल ग्वालकुड़ा पाबो में नियुक्त हुए थे और 22 वर्ष पौड़ी जनपद में विभिन्न विद्यालयों में अपनी सेवा देने के पश्चात 2009 में वो देहरादून जनपद में राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गलजवाड़ी में प्रधानाध्यापक पद पर आए और जब सर विद्यालय में आए उस समय छात्र संख्या 18 थी और सर के अथक प्रयासों से, नवाचारों से वह संख्या आज 62 पहुंच गई है। तो हम, जबकि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं शायद इसी समस्या से सबसे अधिक जूझ रहे हैं छात्र संख्या से, तो हम सर से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आपने प्रयास किया अपने छात्र संख्या बढ़ाने के लिए, वो कौन कौन से स्टेप्स थे जो आपने फॉलो किए, आप कृपा करके हम सभी के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैडम। पहले तो सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आपने पूछा है कि कैसे हमने इस विद्यालय में आकर के और किस तरह से ये कार्य किया। तो मैं 22 साल तो जनपद पौड़ी में रहा और जनपद पौड़ी के एकेश्वर ब्लॉक में रहा, पाबा ब्लॉक में रहा और उसके बाद मैं 2009 में देहरादून जनपद के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गलजवाड़ी में आया। उस समय छात्र संख्या मात्र 18 थी और मन में आया कि संभावनाएं क्या, ऐसी संभावनाएं हैं कि इधर छात्र संख्या बढ़ सकती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो अपने साथियों से पूछा कि विद्यालय का जो विद्यालयीय अभिलेख हैं
उनका अध्ययन करा तो देखा कि कभी यहाँ पर 84 छात्र संख्या भी रही है। तो मैंने अपने साथियों से इस संबंध में जिक्र करा। इसके बाद मैंने अपने सीआरसी श्री भूपेंद्र सिंह रावत जी से बात की कि सर ये मेरा प्लान है कि हम आसपास की बस्तियों में जाकर के, आसपास के इलाकों में जाकर के और कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने सहर्ष मेरी बात को स्वीकार करा और कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और जैसा भी आप मुझसे सहयोग चाहेंगे मैं तत्पर रहूँगा। इसके बाद मैं आसपास में अपने सेवित बस्ती के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों से मिला, उनसे भी मैंने बात करी और जब बच्चे 5th पास करने वाले थे उनसे मुलाकात करी, टीचरों से मुलाकात करी और फिर उसके बाद उनके घर तक संपर्क किया। तो पहले तो लोगों ने यही बोला कि जी कई कारण लोगों ने बताया। तो मैंने उनको यही बोला कि आप अपने बच्चे को उधर भेजिए और ये हमारा हम इसका आश्वासन देते हैं कि बच्चा निश्चित रूप से अच्छा करेगा और हम बड़े लगन से बड़ी मेहनत करेंगे और यदि आपको संतुष्टि ना हो तो आपकी इच्छा है, आप फैसला ले सकते हैं। तो धीरे धीरे ये शुरुआत हुई और बस प्रतिवर्ष ये चलता रहा और लगातार हम काम करते रहे हैं। तो मुझे अभी 12 साल इस विद्यालय में हो चुके हैं और अनवरत रूप से हम इस कवायद को बनाए हुए हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिवर्ष इसमें बढ़ोतरी हुई है जो कि 21-22 में हमारे पास 62 छात्र नामांकित हो चुके थे। जी मैडम। बहुत ही शानदार सर। कहा गया है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, और आपने इसे सिद्ध करके दिखाया है। शानदार उपलब्धि सर। और हम तो आपको जो है देखते रहते हैं, इतने सालों से आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, हमारे बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं आप। सर जो है बिस्ट सर हैं, हाँ, बिस्ट सर ने 1991 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोम पौड़ी गढ़वाल में अपनी प्रथम नियुक्ति दी थी और लगभग 31 वर्षों की सेवा जो है सर की हो गई है और वर्तमान में सर मुसिया खान में कार्यरत हैं। सर जो है 2019 में राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयां सर। थैंक यू मैम। तो सर जैसे कि आपने बताया कि मुझे एक आपकी जानकारी में एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट लगा कॉमन क्लास के बारे में, तो आप हमारे साथ साझा कीजिए ये कॉमन क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है और आप इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, थैंक यू मैम। मैंने क्या करा कि एक कॉमन क्लास की जो हमारी कंसेप्ट है, इससे हम बच्चों को या तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तैयारी करवाते हैं या कुछ जो क्लासेस के अंदर सारे टॉपिक्स के अंदर कॉमन बातें होती हैं उनको चलाते हैं और सारी क्लासेस को एक साथ लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें हमारा प्रोजेक्टर और हमारा जो आईसीटी का उपयोग है वो ज़्यादा होता है। वो आखिरी पीरियड जो होता है हमारे, तो उसमें हमने एक कॉमन क्लास की कंसेप्ट रखी है और जिसके कारण हमारी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर लेते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके परिणाम बेहतर रहे हैं। पिछली बार पौड़ी जनपद में सबसे ज़्यादा 7 बच्चे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए चयनित हुए और 2 बच्चे राज्य छात्रवृत्ति के लिए चयनित हुए और जिला स्तर पर भी RAA क्विज, मैथ्स विजार्ड प्रतियोगिताओं में हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर हम बाल कल्याण परिषद के द्वारा देहरादून में आयोजित शिविर में भी हमारे बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता में पूरे स्टेट के अंदर पहला स्थान और उस प्रतियोगिता में दूसरी जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं थी, दूसरा और तीसरा स्थान हमारे बच्चों ने प्राप्त किया। इस तरीके से बड़ी उपलब्धियां हमारे बच्चों को प्राप्त हुई है जो कि हमारी इसी कॉमन क्लास की कंसेप्ट के आधार पर हुई है।
थैंक यू। बहुत बहुत बधाइयां सर आपको और आपके छात्रों को इस उपलब्धि के लिए। आपके प्रयासों को देख के लगता है बिल्कुल सक्सेस ओनली कम्स टू देयर हु डिजर्व इट एंड यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। आप वास्तव में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ में, उनको जो ये उपलब्धियां हासिल हुई हैं उसके पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो पांचवी सर, आपने अपने विद्यालय के उन्नयन में सामुदायिक सहयोग भी लिया है, तो किन व्यक्तियों से आपको ऐसा सहयोग मिल पाया और आप कैसे इंस्पायर हुए कि आप जो है सामुदायिक सहयोग से जो है आपने अपने विद्यालय को इतने उच्च स्तर तक पहुंचाया है? जी मैडम, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी संस्था को अच्छी तरह चलाने के लिए सभी सदस्यों का, यानी अगर हम विद्यालय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक टीम वर्क होता है, और इस मामले में मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि मुझे बहुत अच्छे साथी यहाँ पर मिले। तो जब माहौल अच्छा होने लगा, धीरे धीरे सब बढ़िया होने लगा, सब मेहनत करने लगे, तो एक बंसल सर हैं, कोई रिटायर्ड सीए हैं, तो वो स्वयं विद्यालय में आए, बोला कि हमने आपके विद्यालय के बारे में सुना है और हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बोलिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उस समय हमें सबसे बड़ी समस्या थी कंप्यूटर टीचर की, तो हमने उनसे यही बात रखी कि सर हम चाहते हैं कि हमें कंप्यूटर सिखाने वाला कोई मिले, बच्चों को कंप्यूटर सिखाए जो। तो उन्होंने शहर से एक लड़की की व्यवस्था करी जो कि कंप्यूटर पढ़ाती थी। इसके बाद जुड़ा होता गया, और बंसल सर ने आनंद फाउंडेशन करके वो चलाते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले विद्यालय का कायाकल्प किया, यानी पूरे विद्यालय के फर्श पर मार्बल बिछाया, टाइल्स लगाई हैं, और जो हमारा किचन शेड है उसके ऊपर शेड बनाया, उसके नीचे भी मार्बल का पत्थर लगाया है। उसके बाद लगातार काम होता रहा। इसके बाद हम और भी अपने जनसंपर्क को बढ़ाते हुए, हमको एक दंपति जो कि श्री विमलेंदु वर्मा और मिसेज वर्मा हैं, उन्होंने बोला कि हम भी आपके विद्यालय को कुछ मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो आपको संसाधन मुहैया कराने में मदद कर रहे हैं बंसल सर, तो हम आपको एकेडमिक सपोर्ट करते हैं। तो हमने कहा सर हम चाहते हैं कि बच्चों को, हम चाहते हैं कि एक ट्यूटोरियल क्लासेस हम शुरू करना चाहते हैं, और वो क्लास हमने छुट्टी के बाद शुरू करी। करीब 1.5 से 2 घंटे हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम से चलता है, और उनके सौजन्य से 3 स्वयंसेवी बालिकाएं विद्यालय में आती हैं। अभी भी ये कोविड में बंद था, लेकिन अभी ये फिर सुचारू हो जाएगा। तो वो तीनों लड़कियां, एक तो कंप्यूटर सिखाती है, एक मैथ सिखाती है, और एक इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए तीनों लड़कियां काम करती हैं। इस तरह से जन सहयोग मिलता रहा हमको, और एसएमसी भी हमारी लगातार हमको सहयोग करती रहती हैं। तो जो भी हमें दिक्कतें आती हैं, हम समाज में जाते हैं और समाज का सहयोग लेते हैं। जी मैडम। बहुत शानदार सर, आपके प्रयासों को देखते हुए एक कदम आपने बढ़ाया तो आपके पीछे और कदम भी बढ़ते गए। तो आपने जो है लोगों को इस तरह से प्रेरित किया। बहुत बहुत बधाइयां आपको इस प्रयास के लिए। बिष्ट सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने जो है आईसीटी का उपयोग अपनी शिक्षा में काफी किया है, और तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली और कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये? हाँ मैम, आईसीटी का उपयोग हम लगातार करते आ रहे हैं। विद्यालय में प्रोजेक्टर और इन्वर्टर की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और
बाकी क्या करते हैं कि जैसे मैंने विशेषकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एनिमेटेड वीडियोस बना करके बच्चों के लिए पढ़ाई को सुगम बनाया है। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं कि इस प्रकार के उपयोग करने से बच्चों का ध्यान आकर्षित होता है, वो उनको सब्जेक्ट रोचक लगता है और वो ज्ञान अस्थायी होता है उनका। और इसकी परिणति क्या हुई है कि बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है जिला स्तर या राज्य स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में या अन्य कई जगह पे जहाँ पे उनको अपने को दिखाने का मौका मिलता है, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शानदार सर। और आज जो है आपने नीड ऑफ द टाइम को देखते हुए बच्चों को इतना अपडेट कर रखा है, तो डेफिनेटली आपने स्वयं को अपडेट करने के लिए भी इसमें प्रयास किए होंगे, तभी आपने अपने छात्रों को सिखाने के लिए, क्योंकि अब हम लोगों की जब पढ़ाई होती थी तो उस समय आईसीटी का यूज नहीं हो पाता था, तो निश्चित रूप से आपने पहले खुद प्रयास किए होंगे, फिर अपने छात्रों को जो है इस मुकाम तक पहुंचाया होगा। आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हाँ मैम, क्या हुआ कि 2008 से मैंने कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया और तब से लगातार मैंने जो है ये जितना भी वर्ड, एक्सेल जितने हैं इन सब चीज़ों में मास्टरी प्राप्त की है। और इसके अलावा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये कोरोना काल में समय की ज़रूरत को समझते हुए और पूरा अपना एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है जिसमें कि बहुत सारे बच्चे जो है उससे सीधे पढ़ाई करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसे NMMS के लिए भी मैंने सरल ढंग से क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके उनके लिए इस तरीके के वीडियोस डेवलप किए हैं कि उनको सब कुछ सीखना आसान होता है, वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। सराहनीय सर। और आपसे अनुरोध है कि आप अपने YouTube चैनल का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके छात्रों के साथ साथ जितने भी हमारे अन्य छात्र हैं, शिक्षक गण हैं, सभी उसका फायदा उठा सके। हाँ, कर दूं। हाँ जी जी। पाथरी सर, आपके छात्र छात्राएं और आप भी कोरोना काल में सक्रिय रूप से जो है अपने शिक्षण को अनवरत रूप से चलाते रहे, तो कौन कौन से प्रयास आपने किए, किन किन प्रतियोगिताओं में आपके छात्र छात्राएं ने कोरोना काल में स्पेशली भाग लिया, इसके बारे में थोड़ा जानकारी शेयर कीजिए। जी मैडम, कोरोना जो ये समय रहा, ये बहुत विकट समय रहा और ये सभी के लिए, यानी अपने बच्चों को रोक पाना, उनको बनाए रख पाना बड़ा मुश्किल एक चुनौती थी। ऐसा ही जब स्थिति आई तो सारे बच्चे, बाहर वाले बच्चे, कुछ बिहार वाले बच्चे, यूपी वाले बच्चे अपने अपने गाँव घरों में चले गए थे। तो इसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वहाँ से बच्चों को इकट्ठा कर पाना। तो किसी तरह से सब संपर्क करके हमने बच्चों को लगातार, यानी ज़्यादातर बच्चों के माता पिता मजदूरी करने वाले थे, समस्या फ़ोन की भी थी, सबके पास स्मार्टफोन नहीं थे। अगर फ़ोन हो भी पाता तो उनके पास नेट पैक की दिक्कत होती थी। तो हमने इस बात को भी ध्यान में रखा कि यदि बच्चों के माता पिता काम करने वाले हों, अपने दिहाड़ी मजदूरी पर जाने वाले हों, तो उनको इस यानी 9 बजे तक हम, चाहे वो सर्दी का टाइम हो चाहे गर्मी का टाइम हो, लेकिन हम सुबह उनके काम को देखते हुए हमने अपने टीचिंग सुबह से शुरू कर दी। इसके अलावा हमारे साथियों ने मिलकर के, और जिन बच्चों को नेट की भी दिक्कत होती थी, उनके फ़ोन में नेट पैक भी डलवाए। और बच्चों का ऐसा इनिशिएटिव रहा कि बच्चों ने खुद भी अपने एक फ्रेंड ग्रुप बना करके और खुद ब खुद उसका परिचालन करा और अपने संवाद जारी रखे, जिससे कि हमारा कोरोना काल में बढ़िया चला। दूसरी बात, आपने बच्चों के विषय में पूछा है कि कहाँ बच्चों ने प्रतिभाग किया है। तो इस दौरान भी बच्चों ने प्रतिभाग करा है। ऑनलाइन जो भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, वहाँ उन कंपटीशन में बच्चों ने भाग लिया। इसके अलावा
हमारी एक बालिका वो स्टेट लेवल तक गई है, जो ये खेल महाकुंभ हुए हैं। तो पिछले से पिछले साल तो वो गोला फेंक में गई थी, इस बार चक्का फेंक में वो स्टेट तक गई है। जी मैडम। शानदार सर। और आपने तो खैर सहयोग दिया ही है आपने कोरोना, लेकिन आपके परिवार के सदस्यों ने भी जो है जब कभी ऐसा समय आता था आप उसको भी शेयर कीजिए सर कि ऑनलाइन क्लासेस लेने में जो है आपकी बिटिया का भी सहयोग है। हाँ, तो परिवार का बहुत बड़ा सहयोग मेरे साथ रहा। एक तो जो भी काम मैं करता रहा विद्यालय के लिए, उन्होंने बराबर, यानी कभी भी टोका टाकी नहीं हुई। चाहे मैं रात को 8 बजे आया, 8:30 बजे आया, मैं सुबह चला जाता हूँ घर से और शाम को या रात होने पर ही घर पहुँच पाता हूँ। तो कभी उन्होंने एक सबसे बड़ा सहयोग ये रहा। दूसरी बात, मैं इस दौरान जब हमें ज़्यादा बच्चों को सहयोग देने की या बच्चों के साथ ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत हुई, तो मेरी बेटी ने और बेटे ने ऑनलाइन क्लासेस ली और ये बराबर संडे को भी मैथ्स की क्लास और साइंस की क्लास देते रहे। मेरे बच्चे जब बीच-बीच में स्कूल खुले तो मेरे बच्चे मेरे साथ स्कूल जाते रहे और ऑनलाइन क्लासेस घर से लेते रहे, चाहे संडे भी हो तब भी इन्होंने ऑनलाइन क्लास ली। और बच्चे आज भी इनको बहुत याद करते हैं और आज भी इनसे बोलते हैं कि दीदी आज हमारी क्लास ले लीजिए। जी मैडम। शानदार सर। तन मन धन से और सभी को जितना आपने हो सका भरसक प्रयास किया और अपना 101% आपने जो है अपने छात्रों को दिया इस कोरोना काल में भी। उसी का परिणाम है कि बच्चे जो है आपके इसमें ऑनलाइन टाइम में भी जुड़े रहे, सक्रिय रहे और वो सीखते ही रहे। और मैं खुद गवाह हूँ सर कि आपके बच्चे क्लासेस लेने के लिए बिल्कुल डिसिप्लिन रहते थे, क्योंकि एक घर से हमारे बच्चे कॉमन हैं। तो जब मैंने टाइमिंग दी क्लास की तो उसने बोला नहीं मैम, आप कार्तिक की क्लास कभी और लीजिएगा, मुझे तो अपनी क्लास 7 o'clock या 7:30 शायद शुरू होती थी आपकी, मुझे अटेंड करनी है तो करनी है। हाँ, तो बधाइयाँ सर इस प्रयास के लिए बहुत बहुत। बिष्ट सर, आपने जानकारी दी कि इंस्पायर अवार्ड में हर वर्ष आपके छात्रों का चयन होता है और ये भी रचनात्मकता का ही एक रूप है। तो मतलब किस प्रकार आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं या कहाँ से आप उनकी शुरुआत करते हैं कि वो जो है इस प्रकार की, मतलब इसमें शायद कोई इनोवेशन उन्हें करना होता है, इन्वेंशन करना होता है, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बनाना होता है इंस्पायर अवार्ड के लिए। तो किस प्रकार आप उनको मोटिवेट करते हैं और किस तरह से जो है बच्चे इसको सीख के समझते हैं? आप अपना अनुभव शेयर कीजिए ताकि हम और हमारे अन्य शिक्षक साथी भी इसका लाभ उठा सकें। हाँ जी, पिछले कुछ वर्षों से लगातार हमारे बच्चे इंस्पायर अवार्ड में चयनित हुए हैं। उनके लिए मैं एक गाइड टीचर के रूप में उनको दिशा निर्देश देता हूँ, उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ उनको करनी है, किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को जो है अंजाम देना है। और प्रत्येक छात्र को इसके लिए 10,000 की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होती है। तो इसके लिए मैं इस तरीके से तैयारी करवाता हूँ। और बाकी कोरोना काल में पिछला मेरा कंट्रीब्यूशन जो है ज्ञानदीप कार्यक्रम में भी रहा है। उत्तराखंड के ज्ञानदीप में लगभग 30 से ज़्यादा एपिसोड मैंने किए हैं। अभी यहाँ पर आदरणीय सुनील भट्ट जी का भी मैसेज आया था, बधाई दे रहे थे और वो लोग भी संभवतः हमको देख रहे हैं। उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया वहाँ पर दूरदर्शन के लिए और ज्ञानदीप में भी योगदान दिया मैंने। लगभग 30 से ज़्यादा एपिसोड का कक्षा 7 और 8 के गणित विषय को पढ़ाने के लिए। मैं बेसिकली गणित और विज्ञान विषय का ही टीचर हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और गणित विज्ञान विषय जो हैं ऐसे हैं कि इनको सीखने के लिए इंटरेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे इन विषयों से बहुत दूर भागते हैं। तो आपका जो प्रयास है और बच्चे जो हैं इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, आप उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इतने बच्चों को इंस्पायर अवार्ड वो भी लगातार मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। नमन आपको इन प्रयासों के लिए। पांचवी सर, आपके विद्यालय में नवाचार होते रहते हैं, कई प्रकार, क्रियात्मक नवाचार, शैक्षिक नवाचार। तो
किस प्रकार के नवाचार आप अपने छात्र छात्राओं को करवाते हैं? हम लोग तो खैर जानते ही हैं, लेकिन हमारे अन्य दर्शकगण, श्रोतागण वो सभी जानना चाहेंगे आपके प्रयासों के बारे में। जी मैडम। शैक्षिक नवाचारों की बात करें तो जब मैं इस विद्यालय में आया तो लगा कि मुझे एक विषय पढ़ाना चाहिए। मैं भी इससे पहले जैसे सर ने बोला कि साइंस टीचर था, मैं भी बेसिक साइंस में ही था और जब मैं प्रमोशन होके आया तो अब मैं यहाँ पर हेड टीचर था। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं भी एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, तो मैंने संस्कृत चुना। मुझे लगा भी कि संस्कृत में काम करना चाहिए। तो बस ये शुरुआत हुई, तो संस्कृत के श्लोकों को और संस्कृत को बच्चों को अच्छी तरह से आ जाए इस पर काम करना शुरू करा। सबसे पहली शुरुआत इससे हुई कि एक सर्वधर्म समभाव है क्लास 7th में पाठ, और उसका हमने सपनों की उड़ान के लिए एक बार उसको सन 15-16 में उसको तैयार किया था। क्योंकि ये नई चीज़ थी, हिंदी और इंग्लिश के नाटक तो हुआ करते थे, लेकिन संस्कृत का नाटक शायद पहली बार इधर बेसिक में हुआ था। तो वो वहाँ पर बहुत सराहा गया और जनपद लेवल में सपनों की उड़ान में बच्चे उसमें प्रथम आए। उस समय हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी श्रीमान SP खाली जी थे, जो कि संस्कृत के प्रति स्वयं भी रुचि रखते हैं और बहुत वो तीनों भाषाओं के पारंगत हैं। तो उस समय CO साहब वहाँ पर थे, उन्होंने बोला भाई कहाँ के बच्चे हैं ये, तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने बोला जब बच्चे इतनी बढ़िया संस्कृत बोल रहे हैं तो लाजमी है मुझे भी संस्कृत बोलनी चाहिए। और उन्होंने 20 मिनट का भाषण उस दिन संस्कृत में दिया था। इसके बाद शुरू हुआ, ये सिलसिला शुरू हुआ और मैंने संस्कृत एकेडमी एक प्रतियोगिता हर साल आयोजित करती है, जिसमें कि मुख्यतः संस्कृत विद्यालयों के छात्र ही प्रतिभाग करते हैं और इंटर कॉलेज के बच्चे प्रतिभाग करते हैं, पब्लिक स्कूलों के लिए बच्चे प्रतिभाग करते हैं, लेकिन बहुत कम है कि जो कि जूनियर हाई स्कूल या प्राथमिक के बच्चे प्रतिभाग इसमें कर सकें। तो इसकी जानकारी मुझे हुई और मैंने इसके लिए अपने बच्चों को तैयार किया। तो मेरे बच्चे इसमें जनपद देहरादून से 4 बार संस्कृत नाटक में और श्लोकोच्चारण में 4 बार स्टेट तक हमारे बच्चे गए हैं। इसके अलावा हमने शैक्षिक नवाचारों के अंतर्गत प्रार्थना सभा को, ये मेरा एक प्रोजेक्ट रहा है। SCRT से मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था कि प्रार्थना सभा को कैसे रोचक किया जाए। तो मन में एक बात आई कि बच्चे थक जाते हैं खड़े खड़े, अगर हम ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चे बहुत थक जाते हैं। इसके लिए एक विचार आया, सब साथियों से बातचीत करी, बच्चों से बातचीत करी, तो हमने इसको प्रार्थना सभा को डिवाइड कर दिया। सोमवार मंगलवार को हमने पूरे कार्यकलाप हिंदी में, बुधवार और बृहस्पतिवार को पूरे कार्यकलाप संस्कृत में और शुक्रवार और शनिवार को पूरे कार्यकलाप इंग्लिश में कराना शुरू कर दिया। इसके अलावा 4 दिन हम बैठ करके जो हिंदी और संस्कृत के टर्न होते हैं बैठ करके प्रेयर करते हैं, और उसमें जो हिंदी वाला टर्न है सोमवार और मंगलवार को प्रार्थना के साथ साथ उसमें आसन, योगासनों का अभ्यास कराया जाता है। बुधवार और बृहस्पतिवार जब जो कि संस्कृत का टर्न है उसमें प्राणायामों का अभ्यास कराया जाता है, और फ्राइडे और सैटरडे को खड़े होकर के बच्चे प्रेयर करते हैं। इस दिन मास पीटी बच्चों को कराई जाती है। तो इस तरह से ये तो लगा, इसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया आया। बच्चे जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लाते थे वो उन्हीं सब्जेक्ट से संबंधित लाते थे, और जो भी उनको बोलना था कोशिश करते थे कि हिंदी वाले दिन पूरे हिंदी में, संस्कृत वाले दिन बच्चों ने बोलना प्रयास करा संस्कृत में बोलने का, और इंग्लिश वाले दिन इंग्लिश में बोलने का प्रयास करा। 2 हमने पेपर लगा रखे हैं लगातार,
और ये पेपर प्रेयर में बच्चे पढ़ते हैं। प्लेस भी संस्कृत और इंग्लिश और हिंदी में होती हैं। इसका ये इम्पैक्ट हुआ कि बच्चों की भाषाएं मजबूत हुई हैं। हमारा एक बच्चा है कि अभिमन्यु, एक बच्चा, वो इतना बढ़िया होके गया है कि वो किसी भी टॉपिक पर बोल सकता है। आपने क्रियात्मक नवाचार की बात करी, तो क्रियात्मक नवाचार के अंतर्गत हमने वहाँ का लोकल एक झाड़ी टाइप की होती है, खजूर का पेड़, तो मेरे साथी मैडम ने खजूर के पेड़ से बच्चों को गुलदस्ता बनाना सिखाया। इसके अलावा मुझको मिट्टी का कार्य क्राफ्ट के अंतर्गत आता था। इसको जनपद पौड़ी में भी मैं ये नवाचारी के अंतर्गत, बहुउद्देशीय नवाचार के अंतर्गत मैं लेके गया हूँ और जनपद तक मैं गया था। तो इसके अंतर्गत हमने लोकल मिट्टी के पेपरवेट बनवाए, बच्चों को पेपरवेट बनाना सिखाया, जो कि नितांत निर्मूल्य चीज है, बहुत कम, इसमें नाम मात्र का भी पैसा नहीं लगता। इसके अलावा मिट्टी की चौक हमने बनाई, खिलौने बनवाए बच्चों से, जिनको बनाने में बच्चों ने बहुत आनंद लिया और बहुत आकर्षक किए बने। इसके लिए हमने एक बार हमारे विद्यालय में विदेशी लोग आए थे, पर्यटक आए थे, तो हमने स्टॉल लगा दी और करीब 3,500 के सामान वो बच्चों से लेके गए थे। जी मैडम। शानदार सर। और जो है आपने तो पहले, हमारी नई शिक्षा नीति भी इसी ओर इंगित करती है हमारे पाठ्यक्रम को अब आने वाले समय में, लेकिन आपने तो जो है पहले से ये प्रयास शुरू कर रखा है, आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। तो सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके बैकग्राउंड में आपका विद्यालय बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और आपके एक यूट्यूब के वीडियो में भी मैं देख रही थी कि बाला प्रोजेक्ट के अंदर जो है आपका विद्यालय इतना खूबसूरत बना हुआ है, तो इसके बारे में जरा बताइए हमें। हाँ मैम, हमने क्या करा कि बाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी ये विद्यालय हमारा, हाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये विज्ञान के चित्र बने हुए हैं, ये सब कुछ भी हम कर रहे हैं, और इसके लिए हमको 20-25 हज़ार की धनराशि प्राप्त हुई थी। और पूरा विद्यालय को जो है, बाला प्रोजेक्ट का मतलब है कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग को ही जो है हमने लर्निंग एड के रूप में डेवलप किया हुआ है, जिससे कि बच्चों को अपने अधिगम प्रतिफलों की संप्राप्ति में जो है सरलता होती है, उनके लिए सब कुछ सरल हो जाता है। जी बिल्कुल शानदार सर। बिल्डिंग को ही जो है एक बिल्डिंग को ही टीचिंग एड के रूप में किया है। यस जी, शानदार शानदार प्रयास है। और बच्चे जो है जितना देखेंगे, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट आपने अपने स्कूल में बना रखा है, और ये भी बच्चों के लिए जो है उनके लर्निंग में एक बहुत अच्छा स्टेप है। हमारे साथ हमारे कई दर्शकगण जुड़े हैं, सुनील भट्ट जी जुड़े हैं, मीना जोशी मैम, प्रभाकर देवरानी सर, कविता मैम, और ये सभी लोग जो हैं आपको हार्दिक बधाइयां दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो हमारी तरफ से भी सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो सर, आपके छात्र छात्राएं जो हैं, सिर्फ एक ही नहीं, कई, पांथरी सर से पूछ रही हूँ, कई फील्ड में जो है अपना लोहा मनवा चुके हैं, तो आप सर किस तरह से उन्हें इतने मतलब अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद और स्पीच वगैरह सब चीज के लिए कैसे तैयार कर पाते हैं? जी मैडम, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मामले में मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ साथी लोग बहुत ही योग्य मेरे साथी हैं। और जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर आयोजन होता है, तो हम आपस में मिल करके जो जिस चीज में पारंगत हासिल जिसको है, वो उसकी जिम्मेदारी लेता है। मैं स्वयं खेल में बच्चों को तैयार करता हूँ और स्पीच में तैयार करता हूँ। मेरे साथी मैडम
को स्पीच के लिए तैयार करती हैं। तो चाहे वो सपनों की उड़ान कार्यक्रम हो, चाहे कोई ये उसका खेल महाकुंभ हो, खेल के प्रोग्राम्स हों, उसमें हमारे बच्चे ज़रूर प्रतिभाग करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। हमारे बच्चे अंत्याक्षरी में स्टेट तक गए हैं और समूह गान में भी बच्चे स्टेट में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा खेल महाकुंभ में बैडमिंटन हो गया, और एक बार हमने वॉलीबॉल की भी बालिकाओं की टीम बनाई थी जो कि जनपद तक आई थी। और इस तरह से लगभग सभी कार्यक्रमों में कोशिश ये रहती है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, वो खाली पढ़ाई में ही न रहे या खेल में न रहे, बल्कि ऑलराउंड डेवलपमेंट उसका हो, ये हम प्रयास करते हैं। शानदार सर, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपके प्रयास अतुलनीय हैं और आपके जो छात्र छात्राएं हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आपके ही समान, और ऐसे ही जो है आगे जीवन में वो खैर एकेडमिक में तो सब करते ही हैं बच्चे, पढ़ना सबको ही है, लेकिन ये जो आपने उन्हें अन्य गतिविधियां सिखाई हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो बहुत ही शानदार हैं। आप जो है हम सभी शिक्षक साथियों के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। बिष्ट सर, आप अपने कोरोना काल में आपने किस तरह से अपने छात्रों के साथ कनेक्टिविटी बनाई रखी, और कितना जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो कितनी सक्सेसफुल रही? अपने थोड़ा अनुभव शेयर कीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि जो मेरा ये विद्यालय है, मेरा लोकलिटी का विद्यालय है, यानी मेरे घर का विद्यालय है, ये मेरे गांव की स्कूल है। और कोरोना काल में सरकार के द्वारा स्कूलें बंद की गई हों, लेकिन इसका हम पे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे भी हमारी लोकलिटी के थे और मैं भी लोकलिटी का था, तो बच्चों को हर प्रकार से मैं गाइड करता रहा, सीधे-सीधे उनसे बातचीत करता रहा, उनसे मिलता रहा, उनको जो है कार्य देते रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हमने बनाए थे, उसके माध्यम से दे दिए गए। जहाँ बड़े-बड़े वीडियोज़ होते थे, वो यूट्यूब के माध्यम से दे दिए गए। इसके अलावा मैंने तो यही नहीं, अपने विद्यालय के लिए ही नहीं, दूरदर्शन उत्तराखंड में जाकर के ज्ञानदीप कार्यक्रम में 1 महीने के लिए पूरे उत्तराखंड के बच्चों के लिए और पूरे देश के बच्चों के लिए प्रसारण में एपिसोड बनाने में योगदान दिया अपना। और बाकी उसी पीरियड में मैंने अपने ज़्यादातर एनिमेटेड वीडियो बनाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना, फिर उनको बताना। और ख़ासकर मैं आपको बताऊं कि उस समय कई बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, कोरोना काल में ही जो है NSSS छात्रवृत्ति की परीक्षा होनी थी, और उसके लिए भी जो है मैं जो है डायरेक्ट बच्चों को बुला करके और उनकी एक जगह पे इकट्ठा करके और वो तैयारी करवाता था। उन बच्चों ने परिणाम भी दिया। परिणति क्या हुई थी कि 7 बच्चे एक साथ जो है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए निकले थे और 2 बच्चे जो है राज्य छात्रवृत्ति के लिए निकले थे। तो इस तरीके से ओवरऑल एक परफॉर्मेंस भी था कि जो हमारे बच्चे बहुत अच्छे निकले। बाकी राज्य स्तर पर योग में भी हमारे बच्चे जो है हरिद्वार तक जो है पूरे राज्य स्तर के कंपटीशन में पहुंचे। उसके बाद खेल कुंभ और अन्य प्रतियोगिताओं में स्टेट लेवल तक भी हमारे बच्चों ने प्रतिभाग किया है। मिलकर रहना सीखो कार्यक्रम के अंतर्गत हम जो है अपने बच्चों को देहरादून ले गए थे 2019 में। तो 6 दिन का शिविर था जिसका नेतृत्व मैं स्वयं कर रहा था। तो मेरे नेतृत्व में हमारे बच्चों ने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में दूसरा और तीसरा स्थान जो है स्टेट लेवल पे हमने प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हमारे बच्चों ने प्राप्त किया। इसके अलावा जो है इसके बावजूद भी जिला स्तर पर जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जैसे RA क्विज वगैरह, मैथ्स विजार्ड और बाल शोध मेला, इन सब में हमारे बच्चों ने जिला स्तर पर पार्टिसिपेशन किया और अपना स्थान भी प्राप्त किया। बहुत ही शानदार उपलब्धियां सर। एक दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय।
यहाँ पर ये भी गिनाना चाहूँगा कि इसमें केवल मेरा व्यक्तिगत योगदान नहीं है, हमारे प्रधानाध्यापक श्री अर्जुन सिंह रावत जी और मेरे साथी टीचर्स का भी बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानाध्यापक जी भी जो है श्री पांथरी जी से एक क्लास आगे एक साथ बीटीसी किए हुए हैं, श्री अर्जुन सिंह रावत जी, और उनका भी बड़ा योगदान है और वो भी अपने आप में एक साइंस लेवल के जो है टीचर हैं। वो भी पहले साइंस टीचर के रूप में अपॉइंटेड हुए थे, लेकिन विद्यालय में इस समय साइंस मैथ्स टीचर मैं हूँ, वो प्रधानाध्यापक की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है स्कूल के लिए और मेरे साथी टीचर्स भी पूरा सपोर्ट करते हैं। हम सब लोगों की टीम जो है एक अच्छा काम कर रही है और पूरे कोरोना काल में मैं लोकलिटी होने के नाते मतलब मैं इसको संभालता था और सारे टीचर्स भी लोकल ही ज़्यादातर हैं। सब लोगों ने मतलब हमने भी कोरोना काल में बहुत अच्छी उपलब्धियाँ प्राप्त की। बहुत ही शानदार सर। और जो है इस दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय के छात्र छात्राओं के पीछे इतनी मेहनत करके आपने उन्हें जिला स्तर और राज्य स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। आपका ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और बच्चे जो है इसे हमेशा जीवन पर्यंत जो आपने उन्हें जो चीजें सिखाई जीवन पर्यंत उसे वो याद रखेंगे कि मतलब किस कहते हैं ना कि तब तब के जो है वो सोना निखरता है, तो ऐसे ही आपने अपने बच्चों को निखारा हुआ है और आपके जो ये प्रयास है ये हमारे लिए सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सब लोग भी प्रयास करेंगे कि आपके ही नक्शे कदमों पे चलें और अपने बच्चों के लिए जो है बेस्ट दें। तो पांथरी सर, आप अनवरत रूप से प्रयासरत रहते हैं अपने छात्रों के साथ और डेफिनेटली आपने आगे भी कुछ गोल्स बना रखे होंगे, तो भविष्य में और क्या-क्या आपकी वो हैं कि हाँ हम किस स्तर पे आप अपने विद्यालय को देखना चाहते हैं? जी, मेरा यही मानना है कि लगातार हम लोग एक तो बस छात्र संख्या मुख्य है कि ये बढ़ता रहे। मेरा सपना है कि हमारा जो आंगन है विद्यालय का वो बच्चों से परिपूर्ण रहे और इसके अलावा मैं जैसा मैंने बताया कि अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ खेलों में बच्चे लड़कों को ही हम लोग आगे करते हैं, तो मेरा ये विचार है कि हम क्यों ना लड़कियों को भी आगे करें। जैसा कि मैंने बोला कि एक बार हमने वॉलीबॉल में बालिकाओं की टीम आगे करी थी, तो उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि बालिकाएँ भी लगातार आगे आएँ और मैं लेके भी गया हूँ। एक बालिका को मैंने बोला कि जो कि एक बार गोले में निकली है, स्टेट तक गई है और इस बार वो छक्के में गई है। इस तरह से लगातार हम यानी चाहे वो खेल हों और चाहे वो एकेडमिक वो हों, प्रतियोगी परीक्षाएँ हों, इनके लिए हम तैयार करते रहें। इसके लिए हम सामाजिक सहयोग लेते रहेंगे, लेते रहते हैं। यानी जो विद्यालय के स्टेक होल्डर्स हैं, वो अब इस तरह से हमारे पास तैयार हो चुके हैं कि जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ती है, वो लोग मदद करते हैं और विद्यालय उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली अग्रसर हो रहा है और निरंतर इसी तरह अग्रसर होता रहे और एक मुकाम पे पहुंचे। आपका सपना जरूर पूर्ण हो। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं श्री राकेश पोखरियाल जी और वो जानना चाह रहे हैं कि पांथरी सर द्वारा छात्र नामांकन अभिवृद्धि हेतु किस प्रकार के प्रयास किए गए, ग्रामीण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में कैसे इन प्रयासों की सार्थकता आप समझते हैं। तो आई थिंक शायद आप वार्ता में थोड़ा देर से जुड़े होंगे सर। सर ने स्टार्टिंग में ये बात शेयर की थी कि किस प्रकार उन्होंने नामांकन अभिवृद्धि में प्रयास किया। जी, पोखरियाल सर नमस्कार। और पोखरियाल सर मेरे परिचित भी हैं, जनपद पौड़ी में हम लोग साथ भी रहे हैं। पोखरियाल सर अपने आप में एक बहुत इनोवेटिव टीचर हैं और सर जो आपने पूछा है तो आपको पता होगा कि मैं जब नंदाखाल में था तब भी हमने जनसंपर्क चलाया था। जब मैं बछेली में था वहाँ भी मैंने जनसंपर्क चलाया था और तरह-तरह के आयोजन विद्यालय में किया करते थे हम लोग। वही पैटर्न मैंने जनपद देहरादून में आकर के, ये भी दूरस्थ तो नहीं बोलेंगे लेकिन सेमी दूरस्थ का विद्यालय है और
ये मसूरी की जड़ में है विद्यालय मेरा वर्तमान। तो यहाँ पर भी हमने यही किया कि जनसंपर्क, यानी पहले छात्रों के घर तक हम पहुंचे और उनको प्रेरित किया कि आपके बच्चों को अच्छे से अच्छा हम करेंगे, जितना हम कर पाए, चाहे वो यानी सभी संबंधों में, वो पढ़ाई हो, खेल हो, बच्चे को डिबेट के लिए तैयार करेंगे। और इस तरह से हमने अपने पूरे साथियों का और जन समुदाय का सहयोग लेते हुए ये करते रहे और हमको सफलता मिलती रही सर। धन्यवाद सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। और तो बिष्ट सर, आप जो है अपने छात्रों के उन्नयन के लिए और आगे क्या-क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं? किस मुकाम पर आप अपने विद्यालय को पहुंचाना चाह रहे हैं? हाँ जी, छात्र संख्या की जहाँ तक बात रही है, हमारे विद्यालय में भी 74 तक छात्र संख्या रही है और उस बाद में 66, 59 लाइक दिस, लेकिन घटती जा रही है। छात्र संख्या की घटने की वजह ये नहीं है कि बच्चे हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले सेवित बस्ती के यदि 15 बच्चे होंगे तो 17 बच्चे जो है सेवित बस्ती से बाहर के हैं, यानी जिन लोगों के लिए विद्यालय बहुत दूर भी है, वो बच्चे भी हमारे विद्यालय में आते हैं। तो ये हमारी प्राथमिकता होती है कि हम जो है अधिक से अधिक बच्चों को अपने विद्यालय में एनरोल करें और अच्छा परिणाम उनको दें। क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारे विद्यालय की प्राथमिकता है और बच्चों को जो है बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट और उसके लिए प्रयास करना हमारी प्राथमिकता है। हम बच्चों को निखारते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जिला स्तर, राज्य स्तर तक प्रतियोगिताओं में पहुँचें और अच्छा परफॉर्मेंस करें और जीवन के क्षेत्र में भी बढ़कर अपने अच्छा करें। और ये सब कुछ करने के लिए हम प्रयासरत हैं पूरी तरह से। अब आपको बताऊँ तो ऑफ टाइम में भी मैं बच्चों के लिए वीडियो डेवलप करने में या उसके पार्ट को सरल बनाने के लिए उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, बढ़िया से बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कि ताकि हर बात एक-एक बारीकी से जो है उनको बताई जा सके, वो अनुभूत कर सके। जो अमूर्त चीज़ें हैं उनको सिमुलेशन के द्वारा मूर्त रूप दे करके और कोई भी तरीका अपना करके उनका अधिगम स्तर जो है अच्छा से अच्छा मैं करना चाहता हूँ और इस तरीके का हमारा विद्यालय का सामूहिक प्रयास है। और बाकी विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो हमने बखूबी अच्छी तरह से निखार रखा है। ये आपको मेरे बैकग्राउंड में ये हमारे विद्यालय का फोटोग्राफ दिखाई दे रहा होगा और ये सब कुछ भी अच्छा करना हम लोगों की प्राथमिकता है और किसी भी किस्म से हम इस रिमोट एरिया में बहुत दूर, क्या होता है कि पौड़ी जनपद का बहुत रिमोट ब्लॉक माना जाता है नैनी डांडा, और नैनी डांडा में भी हमारा विद्यालय जो है और भी रिमोट है, जहाँ तक पौड़ी जिले तक, अपने जिले मुख्यालय तक पहुँचने में हमको जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी दिल्ली से भी, जो देश की राजधानी दिल्ली है, उससे भी ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। लेकिन क्या है कि हमारी प्रतियोगिता हर प्रकार से बनी रहती है। इसके बाद जिला स्तर पर एक्शन रिसर्च का कार्यक्रम चलाना है, की रिसोर्स पर्सन के रूप में टीचर्स ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन करना है और नेशनल लेवल के कोई ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है। सारे स्तर पर मैंने अपनी प्रतियोगिता की है। सीमेंट में भी जाकर के जो है मॉड्यूल निर्माण में भी योगदान दिया और इस तरीके से कई ऐसे काम करते जा रहे हैं जिससे कि विद्यालय का नाम रोशन हो, किसी भी किस्म से हमारा विद्यालय अग्रणी बना रहे, यही मेरी कोशिश है। Really, your efforts are really appreciable. आपने अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जितने भी प्रयास किए हैं, शानदार। तो बहुत ही शानदार रही आज की चर्चा और ये कोना कक्षा कार्यक्रम जो है, हम बहुत-बहुत आभारी हैं धात संस्था के जिन्होंने ये मंच प्रदान किया और ये जो है गणेश उनियाल सर जो कि संयोजक हैं इसके, सचिव हमारे पाथरी सर और हमारे देवरानी सर, इन सब के नेतृत्व में, इन सब के प्रयासों से बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो आज की चर्चा बहुत ही शानदार रही। आप दोनों को एक बार पुनः बहुत-बहुत बधाइयाँ और आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप कोई संदेश
देना चाहते हैं, अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं हमारे दर्शकों के सामने। जी। हाँ, मैं कहना चाहूँगा, मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा पांथरी जी का कि उन्होंने मेरे को इसके लिए चुना, कि इस मंच के लिए चुना। गोयल जी जिन्होंने हमको मौका दिया, ज्योति जोशी जी जो आप हमारे होस्ट के रूप में यहाँ पे काम कर रही हैं। मैं आप सभी लोगों का, मैं धाद इस संगठन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है अपनी बात रखने का हमें मौका दिया। लोग हमें समझेंगे, जानेंगे कि दूरस्थ क्षेत्र में भी कोई लोग जो है काम कर रहे हैं और उनको किस प्रकार से अवार्ड मिला है। क्या मैं इसको जस्टिफ़ाई कर पाया हूँ? ये आपको देखना है। थैंक यू सभी लोगों को। धन्यवाद सर, धन्यवाद। पांथरी बहुत-बहुत ये सर, आपकी महानता है सर, और आपके कार्यों से हम सभी बहुत प्रभावित हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि धाद के कई विंग्स में कि कोना कक्षा एक ये प्रोग्राम चलता है, जो कि मात्र देहरादून जनपद से ये शुरू हुआ था। आज उत्तराखंड के 8 जनपदों के सरकारी स्कूल इससे आच्छादित हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद धाद का, और जिन्होंने कि कई उसमें, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, बच्चों की, केदारनाथ के बच्चों की मदद हो, या शैक्षिक उन्नयन के लिए एक कवायद हो, उसको चला करके उसको सार्वजनिक किया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको सबको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके इस मुहिम में साथी बनना चाहिए, आप सब। और हम लोगों का ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम एक से एक को जोड़ें, और ये कड़ी बनती चली जाए। तो सभी का धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी हाँ मेरी जी। तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों को एप्रिशिएट किया। जी, ज्योति मैडम। तो अंत में कहना चाहूँगी, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। और आप दोनों के लिए यह कहावत पूर्णतः सत्य सिद्ध होती है। अंत में सभी श्रोताओं का और दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इतने पेशेंसली हमारे साथ जुड़े रहे। दोनों शिक्षकों ने अपना अमूल्य समय दिया, अपने बेहतरीन अनुभव शेयर किए, उसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। तो इसी के साथ नववर्ष की शुभकामनाएं और नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।